हेलो। तो अभी तक जो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोगों ने शुरू किया, इसमें हम लोगों ने अभी श्रोडिंगर इक्वेशन देखा। ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का ये फंडामेंटल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से सारी चीजें जो है हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ये इक्वेशन क्या है, क्या बताता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी जो है हम आगे कुछ समझ पाएंगे, आगे हम जो है कुछ डिस्कस कर पाएंगे। तो ये इक्वेशन यहाँ तक हम लोग कल पहुंचे थे। कल मतलब पिछले वाला जो लेक्चर था, यहाँ तक पहुंचे थे। ठीक है, इस इक्वेशन को समझने की बात है, हमको इस इक्वेशन को समझना है। ये अगर हम ऐसे देखें तो ये बेसिकली जो है, इट इज ए मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथमेटिकल क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकली होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हो। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये वेव मैकेनिक्स में आता है, हीट में आता है, बहुत सारी जगह इसका यूज है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इट इज द हार्ट, और कह सकते हैं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टूल है फिजिक्स में, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। तो भैया ये तो समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को समझने की जरूरत है। जैसा हमने कहा, इस इक्वेशन को तभी हम जो है इंटरप्रेट कर पाएंगे। इसमें सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखा, जो हमने पाया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। जहां भी ये आई आता है, इमेजिनरी क्वांटिटी, चीजें जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे हमारा प्रधान जो सवाल है, जो मुख्य सवाल है, वो ये है, व्हाई इमेजिनरी क्वांटिटी इज देयर। पहले व्हाई की बात करते हैं, फिर बताएंगे कि ये कैसे आगे मैंने इसमें क्या होता है, व्हाई इमेजिनरी क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे देखो एक आई एच बार बैठा हुआ है। तो इसको समझने के लिए तुमको ये बहुत जरूरी है कि तुम पिछला लेक्चर जो है, जो हमने बताया, इसको देखो, और इसको देखने के बाद जो है तब तुमको समझ में आएगा। हम यहाँ पे बता रहे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है ये श्रोडिंगर इक्वेशन तक पहुंचा गया था। लास्ट स्टेज में रिसेंटली हम लोग ये पढ़े कि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो सोल्यूशन है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम निकाल रहे थे, अल्फा बीटा गामा 3 कांस्टेंट थे। ये जो गामा कांस्टेंट है, ये गामा केम आउट टू बी आई। और इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा, इसमें के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, पॉइंट वाइज चीजों को समझो। हम लोगों ने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड में एक जो है साइन का टर्म है, साइन, और राइट हैंड साइड में जो है हमारा कोसाइन था। पिछले लेक्चर में देखना, दोनों आउट ऑफ फेज क्वांटिटीज है। तुमको बहुत ज्यादा जटिल समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन बना के हम नहीं समझाएंगे। तुम अगर एसी पढ़े हो, उसमें भी फेजर्स का यूज करते हैं। साइन और कोसाइन की प्रॉपर्टी होती है कि फेज से बाहर होते हैं। तो जब हम आर्गन डायग्राम लेते हैं, ये रियल होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये जो आई लगाते हैं हम, आई उसमें बताते हैं कि आई जो है, इट रिप्रेजेंट्स ए रोटेशन बाय 90 डिग्री। एसी अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो उसमें देखना, हमने भी बताया एक लेक्चर में, हम वो दे देंगे। रोटेशन बाई आई माने प्लस आई आपने किया तो आप रियल से इमेजिनरी को चले गए, माइनस आई आपने किया तो आप रियल से इमेजिनरी आ गए। इस तरह का एक सिचुएशन है। सो इट रिप्रेजेंट्स ए रोटेशन। लेकिन क्या क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है? द क्वांटिटी आई हम लिख ही देते हैं, द क्वांटिटी आई इन द एनालिसिस ऑफ द wave function, in the analysis of AC represents, AC जो है हम क्लासिकल सिचुएशन की बात कर रहे, represents a rotation by 90 डिग्री, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
क्या ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी होल्ड करता है? डज दिस एक्सप्लेनेशन होल्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स? डज दिस एक्सप्लेनेशन होल्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स में क्या ये होल्ड करता है? या हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आई का मतलब क्या है, क्यों आया आई? तो क्यों आया इसका जवाब भी तुम लोगों को मिल चुका है, हम अभी फिर से बता रहे हैं। मिल ये चुका है कि हम लोगों ने देखा कि जब एक तरफ साइन है एक तरफ कोसाइन है, आउट ऑफ फेज क्वांटिटीज है, तब जो हमारा चॉइस ऑफ वेव फंक्शन है, जो हमने सिर्फ पहले एक कोसाइन या साइन लिया था, अब उसको चॉइस को बदल के हमको एक वेव फंक्शन लेना पड़ रहा है जो कि क्या है, जो है तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन। वी सॉ in the formulation, हम डेरिवेशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, in the formulation of Schrödinger equation that the proper wave function was, तो हमारा ये प्रॉपर वेव फंक्शन क्या था? इट वाज साई एक्स टी एंड इट वाज कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दो क्वांटिटीज हैं जो आउट ऑफ फेज है, और दोनों जो हमारा वेव फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स है, इसका एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। तब जो है हमारा इक्वेशन, तब इसी इक्वेशन से हम लोग फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वहां तक पहुंचे थे। अगर हम सिर्फ एक ही इक्वेशन लेकर के सिर्फ कॉस या सिर्फ साइन लेके चलते तो हम जो है अपने श्रोडिंगर इक्वेशन तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, ये जो है दैट वाज एक्सप्लेन, तो यहां तक हम लोग पहुंच पाए। अब ये जो वेव फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स है। सवाल तो वही है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी आ क्यों रही है, कहां से आया कॉम्प्लेक्सिटी, हम कैसे इसको एक्सप्लेन करें? कोई अगर पूछता नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसीलिए। और स्टूडेंट्स की समस्या ये होती है कि दे आर स्टक इन द यूनिवर्सिटी पैटर्न। ये पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करो तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाओगे। And this is the time that you should make yourself used to in breaking the pattern, in going away from the pattern. वही एक चिट्ठा मिलता है 30 रुपए का, उसमें जो क्वेश्चन है उसी को 10 क्वेश्चन रट लिए, नोट्स पढ़ लिए, सीनियर का नोट पढ़ लिए, हमारा एग्जाम तो निकल गया। बस वही एग्जाम निकलेगा जिंदगी में, और कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। टेक इट फॉर ग्रांटेड। फ्री के लेक्चर्स जो है जो तुमको दिए जा रहे हैं, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसे ही एंटरटेनमेंट। इट इज नॉट एंटरटेनमेंट। कोई अच्छी जगह गए, वहां पे इंटरव्यू में पूछा गया, बताइए भाई कि एमएससी का गए, एमएससी में एडमिशन लेने, इंटरव्यू में पूछा गया कि ये कॉम्प्लेक्स का क्या आप सिग्निफिकेंस क्या बता सकते हैं? यू डोंट नो। और ये कोई कोचिंग जो है ना, ये इलाहाबादी कोचिंग तुमको नहीं बताएगा। हमें ये सब बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, बट जो तुम लोगों का रिस्पॉन्स होता है दैट इज वेरी डिस्करेजिंग एट मेनी टाइम्स। खैर, तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? इमेजिनरी नंबर आ गया, और ये इमेजिनरी नंबर हम अपने चॉइस से नहीं लिए थे, वी वर फोर्स्ड टू टेक ए वेव फंक्शन दैट वाज कॉम्प्लेक्स, तभी हमारा इक्वेशन सॉल्व हो पाता। ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो आई आता है श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको थोड़ा सा अगर हम सोचे, अगर हम इसको जो अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मलिज्म पढ़ा, इसका पहला कारण है आई आने का कि ये इस इक्वेशन को तुम अगर ध्यान से देखो फिर से, हम ये जो इक्वेशन है, इधर एक डबल स्पेस डेरिवेटिव है, इधर एक सिंगल टाइम डेरिवेटिव है, जबकि फंक्शन एक ही है। इस तरह के क्वांटिटीज को जब हम रिलेट करते हैं, स्पेस और डबल स्पेस डेरिवेटिव और सिंगल टाइम डेरिवेटिव, तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, उसमें भी कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा। तो यहां पे जो द इमेजिनरी क्वांटिटी
appearing in the imaginary quantity appearing in the Schrodinger equation has the following reasons. इसके कारण जो है दो मुख्य कारण, फॉलोइंग रीजंस। इसमें से जो पहला कारण है, फर्स्ट वन इज देयर इज ए कनेक्शन, या इसको ऐसे लिखते हैं, द श्रोडिंगर इक्वेशन relates a time derivative relates a second space derivative d2x or d2 psi upon dx square space derivative with a single time derivative. ये जो कनेक्शन है, ये जो क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो है डेल साई अपॉन डेल टी, दिस इज द फर्स्ट रीजन। और ये रीजन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग इसके आगे फॉर्मलिज्म में देखेंगे, जो बाकी के क्वांटिटीज हम लोग देखेंगे। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, जो हमने तुमको एक हिंट दिया था, वो ये है कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये बेसिकली एनर्जी इक्वेशन पर बेस्ड है। E बराबर एच न्यू, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है? द श्रोडिंगर इक्वेशन इज बेस्ड ऑन एनर्जी इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने ये कुछ एक्सप्रेशंस यूज किए थे। ये बहुत ही सब छोटा छोटा सवाल है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर ना लिख करके p स्क्वायर बाई 2m लिख रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है इसका, धीरे धीरे क्लियर होगा, अभी उस पे नहीं जाएंगे। कारण ये है कि हमारा रिलेशन जो है ये कुछ इस प्रकार का होता है, p स्क्वायर इज इक्वल टू p square is equal to 2me. This is another fundamental reason कि ये इमेजिनरी क्वांटिटी आता है। अब देखो यहाँ पे तुम अगर p लिखोगे, ये स्टैंडर्ड 5 लेवल का मैथमेटिक्स है, तो √2me लिखोगे। ये E क्या है? हम यहाँ पे सिंपल सा हिंट दे रहे हैं। ये E जो है इट इज टोटल एनर्जी। अब ध्यान देना एक चीज पे, टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी जो है ये क्या हो सकता है? ये जीरो हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जब नेगेटिव होगा तब क्या हो जाएगा? आई आएगा कि नहीं? नेगेटिव क्वांटिटी का रूट ओवर लेते हो, आई आता है। स्टैंडर्ड 11 का मैथमेटिक्स है, इससे ज्यादा जो है सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये दो मेन कारण हैं जिसकी वजह से तुम्हारे श्रोडिंगर इक्वेशन में इमेजिनरी नंबर्स आते, इमेजिनरी क्वांटिटी ये जो है आई आता है, एंड दिस हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी पर बेस करके बॉर्न ने, मैक्स बॉर्न बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया था। बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन सबसे पहले तुमको हम बता दें, इन द मोस्ट सिंपल मैनर, जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है फॉर ए गिवन पोटेंशियल इज कॉल्ड द वेव फंक्शन। द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए गिवन पोटेंशियल, Vxt is called wave function। हम लोग यहाँ पे जो वेव फंक्शन लेके चल रहे थे, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस बताएंगे। तो ये हमारा वेव फंक्शन क्या था? साई एक्स टी इज इक्वल टू कॉस के एक्स
माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस वाज आवर वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन जो है ये क्या है, दिस इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये नेचर में कॉम्प्लेक्स है। अब ये वेव फंक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या है भैया, हमको फिजिकली जब तक नहीं समझ में आएगा चीजें क्या है, कोई मतलब नहीं है, तो मैथमेटिक्स से आया, इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग क्लासिकली जो वेव्स पढ़ते थे, ये जो वेव फंक्शन ये वेव को बता रहा है, किस तरह के वेव को बता रहा है, ये मैटर वेव को बता रहा है, ये जो है मैटर वेव को बता रहा है। मैटर वेव किसके साथ है, पार्टिकल के साथ। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि दिस वेव इज डिफरेंट, या ये इक्वेशन जिस वेव को बता रहा है वो वेव क्लासिकल वेव से अलग है। जो वेव इन स्ट्रिंग होता है, जो वेव ऑन सरफेस ऑफ वाटर होता है, जो साउंड वेव होता है, उससे अलग है। द फर्स्ट डिफरेंस इज दिस वेव फंक्शन, this wave function is different from the classical wave. Classical wave माने waves on string, waves on water, वेव्स, साउंड वेव्स, इन सब से ये अलग है। ये वेव जो है इट इज ए फंक्शन ऑफ द पार्टिकल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, इसीलिए वेव फंक्शन बार बार कहते हैं। ये पार्टिकल के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो है दैट इज नॉट ए क्लासिकल वेव। जो वेव हम समझते हैं, जो हम देखते हैं आसपास, स्ट्रिंग में, पानी में, साउंड वेव्स, उससे अलग है। क्लासिकल वेव कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, और क्लासिकल वेव में भी सेकेंड स्पेस डेरिवेटिव और सिंगल टाइम डेरिवेटिव रिलेट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, लेकिन उसमें आई नहीं रहता है। तो यहां पर अब तुम्हें हो सकता है ये लगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ रहा है ये तो बड़ी कठिनाई वाली बात है, तो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, क्या समझे इससे हम? तो कठिनाई की बात नहीं है, कोई नेगेटिव बात भी नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स नेचर का पहला जो कंक्लूजन है, जो पहली चीज हमको ये बताता है, वो ये बताता है कि दिस वेव फंक्शन या तो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन, it should not be treated in the same sense as the wave on a string. समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, बता रहे। The complex nature of the wave function shows that it should not be treated as treated in the same way as a wave on string। कि भाई वेव ऑन स्ट्रिंग, उससे हम बहुत कुछ निकालते हैं, हार्मोनिक निकालते हैं, फिर जो है कितने तरह के नोड, एंटी नोड, यहाँ बजेगा, यहाँ सारे गामा, इससे ये नहीं होगा। क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन से जो है सारे गामा नहीं निकलेगा, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि ये वेव अच्छा हमको दिख रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ जो ये जो इमेजिनरी क्वांटिटी है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एक वेव है, ये तुम पढ़ चुके हो।
सिंपल हार्मोनिक मोशन है, स्ट्रिंग है, पढ़ चुके हो। वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन अगर इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स पार्ट रहे, कॉम्प्लेक्स पार्ट का कोई फिजिकल मतलब नहीं होता है। सो दिस वेव फंक्शन, ये जो अपने आप में अगर हम बात करें, इस वेव फंक्शन से हमको फिजिकल कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इस वेव फंक्शन को हम देख नहीं सकते, इस वेव को हम देख कुछ और सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स नेचर, तो यहां पे एक अद्भुत चीज है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक दूसरे से तालमेल कैसे बैठा रहे हैं, हम लोग वही देख रहे हैं। मैथमेटिकल रिजल्ट जो है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, भाई इमेजिनरी आया, फिजिकली हम उसको कैसे इंटरप्रेट, तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू रिलेट द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। द कॉम्प्लेक्स नेचर of the wave function, the complex nature of the wave function shows that there is no physical meaning, or physical sense, फिजिकल मीनिंग, फिजिकल सेंस मैंने जो मेजर किया जा सके, फिजिकल सेंस दैट इज एसोसिएटेड with the wave function itself, with the wave function itself। ये जो साई एक्स टी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इसके अपने आप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। समझो चीजों को, अब मत कहना कि जो है सब तो बेकार है, तब क्या पढ़ा रहे हैं जब एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हम इसको देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को पूरा विथ ए रियल एंड इस पार्ट को कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकता। ये वेरिएशन तुम देख नहीं सकते। तो ये वेव फंक्शन तब है क्या? क्या निकाले आप इससे? इतना तामझाम, इतना बड़ा क्वांटम मैकेनिक्स। वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल डिवाइस, और इसी से सारी चीजें कैलकुलेट होती है। ये एक टूल है। वेव फंक्शन is the mathematical device या mathematical tool that enables the calculation of many quantities of physical significance, तो अब भाई बॉर्न ने क्या बताया? बॉर्न का इंटरप्रिटेशन समझ ले। बॉर्न का यही इंटरप्रिटेशन था। तो बॉर्न ने ये बताया कि वी शुड नॉट ट्राई टू आंसर, या हम ये क्वेश्चन भी ना करें कि क्या वेव फंक्शन आप कह रहे हैं, भाई कौन सा वेव है, किस प्रकार का वेव है। ये क्वेश्चन बेकार है। ठीक है, बेकार क्यों है? यही क्वेश्चन अगर हम सोचते रहे तो हमको कुछ लोग जो है गलती से वो ईथर वाला कंसेप्ट लेके आएंगे, जो बहुत पहले था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पहले था, कि ईथर एक होता है और ईथर से सब प्रोपागेट होता है। ये वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो इस वेव फंक्शन से जो है इसको हमको यही समझना है कि ये मैथमेटिकल डिवाइस है, मैथमेटिकल टूल है, जिससे हम बाकी की चीजें निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो है वेव फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास वेव फंक्शन नहीं है तो तुम मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं निकाल पाओगे। अब सवाल ये है भैया, जो इतना कुछ कह रहे हो तो हम कैसे निकालें? क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं? देखो क्या कहना चाह रहे हैं। वेव फंक्शन
जो हम यहाँ पे बेसिकली वेव्स की बात कर रहे हैं, कौन सा वेव्स की बात कर रहे हैं? जो पार्टिकल के साथ है। पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल क्या है, किस तरह से? हम क्वांटम वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, हम देख नहीं सकते पार्टिकल को, और पार्टिकल के साथ वेव चल रहा है। इस वेव से हम पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। वेव्स खाली वेव कुछ नहीं बताएगा, कोई एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, कोई एक्सट्रैक्ट मैंने निकालना, इंफॉर्मेशन regarding the particle, from the wave associated with it, from the wave associated with it, ये हमको करना होता है। तो पार्टिकल कहाँ पे है, एनर्जी कितनी है, मोमेंटम कितना है, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, मेजरेबल क्वांटिटीज है। मेजरेबल क्वांटिटीज माने रियल क्वांटिटीज। रियल क्वांटिटी हम कैसे पाए? तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। किसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से रियल नंबर कैसे पाते हैं? जब उसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से हम गुणा कर देते हैं, करते हैं ना। द रियल क्वांटिटीज, द रियल और मेजरेबल क्वांटिटीज, the real or measurable quantities are energy, momentum। ये वो वेव नहीं है कि कहीं एक डिस्टरबेंस हो रहा है तो वो जो है हमको वेव में सुनाई दे रहा है। दिस इज नॉट ए दैट वेव। बार बार ध्यान रखो इसको। एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, these are measurable quantities, can be obtained, ये measurable quantities can be obtained from the wave function। अब वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में से रियल क्वांटिटी निकालने के लिए हम कॉम्प्लेक्स से रियल कैसे मिलेगा? जब हम साई एक्स टी और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार एक्स टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक रियल क्वांटिटी मिलेगा। ये तुम जानते हो। ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ये रियल है। सो दिस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, और इसी प्रोडक्ट को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसी प्रोडक्ट को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये बताता है कि किसी एक एक्सिस में, किसी एक डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पार्टिकल पाया जाएगा तभी उसका एनर्जी मिलेगा, तभी उसका मोमेंटम मिलेगा, तभी उसका और भी जो पैरामीटर्स है वो निकाल सकते हैं। तो बॉर्न ने कहा, बॉर्न का जो पोस्टुलेट आया 1926 में लगभग, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बॉर्न ने बताया देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड द वेव फंक्शन, और दिस इज द इंटरप्रिटेशन। अभी जो हमने तुमको बताया ये बॉर्न का इंटरप्रिटेशन है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन बाय बॉर्न। इसको हम और क्लियरली बता देते हैं। तो जो बॉर्न का इंटरप्रिटेशन था, बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन was that the product of the complex wave function, the product of the complex wave function with its complex conjugate gives the probability density। क्यों डेंसिटी बोलते हैं आगे बताएंगे। the probability density
of finding the particle, अभी हम लोग वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, in any axis at time t. So according to Born's interpretation, pxt is psi xt multiplied by psi star xt. This is Born's interpretation. अब psi नहीं होगा तो pxt भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा. ये इंटरप्रिटेशन है. तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे वो फंक्शंस के बारे में, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जो थर्ड ईयर का है. एक ग्रुप बनाया गया है और जो पीडीएफ नोट्स हैं इसके, वो तभी ग्रुप में या चैनल के डिस्क्रिप्टिव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तभी दिए जाएंगे व्हेन एटलीस्ट 50 व्यूज आर कंप्लीट. क्योंकि तुमसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है पढ़ाने का. बट दिस डज नॉट मीन कि कोई एक ग्रुप बने उसमें 100 लड़के जुड़े हो और 20 लोग 10 लोग देख रहे हैं. डजंट मेक एनी सेंस. सो मेक श्योर ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50 व्यूज ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. थैंक यू.